धारा 3 को ठीक से समझने के लिए हमें दायित्व के इन 9 मौलिक स्तंभों को जानना होगा। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे। शुरुआत करेंगे परिभाषा और अपवादों से और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए विभिन्न अपराधों की बारीकियों तक जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये हमारे आज के सफर का एक रोड मैप है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाओं से। परिभाषा, एकरूपता और कब्जा। ये वो नियम हैं जो हमें सिखाते हैं कि इस संहिता की भाषा को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए और कैसे समझा जाए। क्लॉज 1 एक बहुत ही जरूरी नियम बताता है। इस संहिता की हर एक परिभाषा साधारण अपवादों के दायरे में आती है। इसे एक तरह के सुरक्षा कवच की तरह समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी परिभाषा पत्थर की लकीर नहीं है, हमेशा बचाव की एक गुंजाइश होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई पुलिस अधिकारी जेड को कानून के तहत गिरफ्तार करता है तो उसे अपहरण तो नहीं कहा जा सकता है ना, क्योंकि वो तो अपना कर्तव्य निभा रहा है। अच्छा, अब आगे है क्लॉज 2 और 3। क्लॉज 2 बात करता है एक रूपता की, यानी अगर एक शब्द का मतलब चैप्टर 1 में कुछ है तो चैप्टर 10 में भी उसका मतलब वही रहेगा, बदलेगा नहीं। और क्लॉज 3 है प्रतिनिधि कब्जे, मतलब विकेरियस पोजेशन के बारे में। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई चीज किसी व्यक्ति के जीवन साथी, क्लर्क या नौकर के पास है तो कानून की नजर में यही माना जाएगा कि वो उस व्यक्ति के ही कब्जे में है। अब हम आते हैं आपराधिक कानून के बिल्कुल दिल पर, कार्य, लोप और सामान्य आशय। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे कुछ करना या कुछ करने से चूक जाना या फिर मिलकर कुछ करने का इरादा रखना, ये सब चीजें एक अपराध को जन्म दे सकती हैं। क्लास 4 एक बड़ी दिलचस्प बात बताता है। कानून की नज़र में कार्य का मतलब सिर्फ कुछ करना ही नहीं, बल्कि कुछ न करना भी हो सकता है। मतलब अगर कानून के हिसाब से कोई काम करना किसी की जिम्मेदारी थी और वो उसे नहीं करता है तो ये चूक भी एक कार्य के बराबर ही मानी जाएगी। याद रखने वाली बात यह है कि कभी-कभी चुप रहना या कुछ न करना भी एक अपराध हो सकता है। चलिए अब जरा सामान्य आशय या कॉमन इंटेंशन को समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है एक आपराधिक कार्य होता है। उसके बाद इस काम को एक से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो ये सब एक साझा और पहले से तय इरादे को पूरा करने के लिए करते हैं। और ये सब मिलकर बनता है क्लॉज 5 का सिद्धांत, सामान्य आशय। जब कई लोग एक साझी योजना के तहत कोई अपराध करते हैं तो कानून ये मान लेता है कि हर एक व्यक्ति उस पूरे अपराध के लिए ठीक उतना ही जिम्मेदार है जैसे उसने अकेले ही वो सब कुछ किया हो। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है पूर्व नियोजित योजना, या जिसे कहते हैं प्री प्लान्ड मीटिंग ऑफ माइंड्स, मतलब अपराध करने से पहले ही सभी की सहमति और साझा इरादा। अब आगे बात करते हैं ज्ञान, सहयोग और आंशिक अपराधों की। ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि अपराध में शामिल होने के और भी कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं और कानून उन्हें किस तरह से देखता है। क्लॉज 6 साझा ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब अगर कोई अपराध एक खास आपराधिक इरादे के साथ किया जाता है तो उस इरादे को जानने वाला और उसमें शामिल होने वाला हर एक व्यक्ति बराबर का दोषी होगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, एक ही आपराधिक सोच उन सभी को एक साथ जोड़ देती है। तो दायित्व के लिए ये जरूरी है कि ज्ञान और आशय दोनों साझा हों। अब देखते हैं कि कैसे एक अपराध, एक कार्य और एक लोप, यानी कुछ करने और कुछ न करने के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। इसे एक सिंपल से समीकरण, एक फॉर्मूला की तरह सोचें। ये रहा वो समीकरण। क्लॉज 7 हमें बताता है कि कोई अपराध अंशतः, यानी कुछ हद तक किसी कार्य से और कुछ हद तक किसी लोप से किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, ए ने जेड को खाना नहीं दिया, ये एक लोप है, और साथ ही ए ने जेड को पीटा भी, ये एक कार्य है। इन दोनों के मिलने से जेड की मौत हो जाती है। तो नतीजा क्या हुआ? ए हत्या का दोषी है, ये एक पूर्ण अपराध है। क्लॉज 8 है सहयोग के बारे में। सोचिए कि कोई अपराध एक पहेली, यानी जिगसॉ पजल की तरह है। अब जो कोई भी उस पहेली का एक टुकड़ा भी अपनी जगह पर रखता है, उसे पूरे अपराध का दोषी माना जाता है। मिसाल के तौर पर ए और बी मिलकर जेड को जहर देने की योजना बनाते हैं। ए सुबह जहर देता है और बी शाम को। भले ही उनके काम अलग अलग समय पर हुए हैं, लेकिन उनके सहयोग ने अपराध को पूरा किया, इसलिए दोनों हत्या के दोषी हैं। अच्छा, इस जेलर वाली केस स्टडी से क्लॉज 8 और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। पहली स्थिति में देखिए, दोनों जेलर मिलकर कैदी को भूखा रखने की योजना बनाते हैं। क्योंकि उन्होंने सहयोग किया, दोनों हत्या के दोषी हैं।
लेकिन दूसरी स्थिति में वो दोनों एक दूसरे से अनजान हैं और अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। यहाँ उनके अपराध अलग अलग माने जाएंगे, एक हत्या के प्रयास का दोषी और दूसरा हत्या का। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सहयोग ही संयुक्त दायित्व की सबसे बड़ी चाबी है। और अब आते हैं हम अंतिम सिद्धांत पर। ये क्लॉज बताता है कि कैसे एक ही अपराध में शामिल लोगों के लिए सजा अलग अलग हो सकती है। ये पूरी तरह उनके व्यक्तिगत इरादे पर निर्भर करता है। क्लॉज 9 एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी नियम बताता है। एक ही काम करने वाले लोग अलग अलग अपराधों के दोषी हो सकते हैं। सब कुछ उनके अपने अपने इरादे पर निर्भर करता है। इस तस्वीर में ए और बी दोनों जेड पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ए जो है वो गुस्से में या किसी उकसावे में आकर ऐसा करता है तो वो आपराधिक मानववध का दोषी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बी पूरी नफरत और योजना के साथ हमला करता है, इसलिए वो हत्या का दोषी होगा। तो काम एक ही है पर इरादे अलग, तो अपराध भी अलग अलग। तो ये थे धारा 3 के सभी 9 स्तंभ। अब इन सभी जरूरी बातों को याद रखने के लिए चलिए एक बार तेजी से सब कुछ दोहरा लेते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो मुख्य बातें क्या रहीं? क्लॉज 1 बताता है कि परिभाषाएं हमेशा अपवादों के साथ आती हैं। क्लॉज 2 और 3 कब्जे और एक रूपता को साफ करते हैं। क्लॉज 4 याद दिलाता है कि कुछ ना करना भी एक कार्य हो सकता है। 5 और 6 सामान्य आशय और साझा ज्ञान के आधार पर जॉइंट लायबिलिटी तय करते हैं। 7 और 8 दिखाते हैं कि कैसे आंशिक कार्य और सहयोग से भी पूरा अपराध बनता है, जैसा हमने जेलर के केस में देखा। और आखिर में क्लॉज 9 कहता है, एक काम पर इरादे अलग तो अपराध भी अलग। और एक बात हमेशा याद रखनी है, धारा 3 और खासकर सामान्य आशय का जो सिद्धांत है वो परीक्षा के हर एक स्टेज, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस पर मजबूत पकड़ बनाना सफलता की कुंजी हो सकती है। तो इस पूरी धारा को समझने के बाद ये सोचना काफी दिलचस्प है कि इन 9 सिद्धांतों में से कौन सा कानूनी सिद्धांत सबसे ज्यादा जटिल या विचार करने लायक लगता है। ऐसे सवालों पर सोचने से ही कानून की गहरी समझ बनती है। तो अध्ययन जारी रखें।